मैंने सुना आज के समाज में विवाह होने के बाद लड़कियां अपने लिए समान अधिकार मांगती। यह बिल्कुल मूर्खता की बात है। यह बिल्कुल अंधकार में रहने जैसा बात है। समान अधिकार वहां मिलता है जहां समानता है। विवाह एक पुरुषतांत्रिक समाज का प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। दोनों एक साथ है, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इंस्टीट्यूशन। विवाह इसलिए नहीं पैदा किया गया ताकि स्त्री और पुरुषों का समान समान अधिकार मिले। इसलिए तैयार किया गया था ताकि स्त्रियों को गुलाम बनाया जाए। उस प्रथा के ऊपर अपना आस्था रखकर उसी प्रथा को आगे बढ़ाकर तुम कहते हो तुम्हें अधिकार मिले। तुम अज्ञानी हो। और ज्यादातर समाज अज्ञानता में ही डूबा है। विवाह कैसे आया कभी सोचे? क्यों विवाह आया जरा सोचो। जरा किताबें उठाओ और जांच करो कि समाज में विवाह आया किस लिए था। तुम्हें पता चल जाएगा ये केवल एक पुरुषतांत्रिक समाज का स्त्रियों को खरीदना था और कुछ नहीं। विवाह तो बस स्त्रियों को खरीदना हो गया और कुछ नहीं। और जिस विवाह का नींव पुरुषतांत्रिक समाज के द्वारा स्त्रियों को खरीदना हो गया, उसी विवाह के ऊपर तुम समानता की प्रत्याशा करते हो। यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम विवाह को कभी जाने नहीं। विवाह कोई पवित्र बंधन नहीं, इसको पवित्र बंधन बनाने का कोशिश है। और ये झूठा कोशिश तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे समाज की बिल्कुल नींव में घुसा हुआ था। इसको बदलना मुश्किल। ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के द्वारा इतने दिनों से चला आ रहा है। एक प्रथा को परिवर्तित करने का कोशिश बिल्कुल बेकार जाएगा। ऐसे विवाह का समाधान नहीं होगा। और बहुत ही जल्दी समाज में विवाह एक पुराने दिनों का ख्याल, बैकडेटेड इंस्टीट्यूशन बनकर रह जाएगा। युग आ रहा है जब समाज में विवाह ट्रेडिशनल मैरिज नहीं रहे। विवाह जिसको हम कहते हैं वो नाम का विवाह रह जाएगा। उसके सारे गुण परिवर्तित हो जाएंगे। और होना ही होगा, नहीं तो स्त्री और पुरुष के संपर्क कभी सही नहीं हो सकते। क्योंकि विवाह प्रथा का सूचना जब हुआ था तब स्त्री को पुरुषों में बांटा गया था। बस इसको छोड़कर विवाह का और कुछ उद्देश्य नहीं था। न ही प्रेम था, न ही स्त्री पुरुष का प्रेम का संपर्क विवाह का आधारशिला था। जब मनुष्य वन में था तब मनुष्य के पास बाहुबल सबसे बड़ा बल था। जो छोटे छोटे कबीला, छोटे छोटे दल में लोग बांटे गए थे, वहां पर वही दलपति बनता था जिसके पास ज्यादा बल था, जो ज्यादा शक्तिशाली था। जिसके पास बाहुबल ज्यादा वही राजा था। फिर जाकर जिसके पास ज्यादा हथियार आ गया वो फिर जाकर दलपति बने। फिर जाकर जिसके पास धन आ गया वो समाज के अधिपति बने, दल के अधिपति बने। और अभी के जो युग चल रहा है वो तो संपत्ति जिसके पास ज्यादा है वही लोग, वही देश ज्यादा शक्तिशाली है। फिर जाकर एक समय आ रहा है जब जिसके पास जितना ज्यादा तथ्य रहेगा, डेटा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, वो उतना शक्तिशाली बनेगा। यहां पर बल के द्वारा शक्ति का माप छाप नहीं होगा। यहां सिर्फ तथ्य के द्वारा जिसके पास जितना ज्यादा तथ्य है वही शक्तिशाली है, वही राजा है, वही नायक है। ये युग आ रहा है। परंतु वो पुराने युग जब बाहुबल के द्वारा नायक चुने जाते थे, जिसका ज्यादा शक्ति, उसका ज्यादा संपत्ति, यही
नियम था, यही गणित था सीधा सा। और स्त्रियां, लड़कियां बलवान नहीं थी। इसके लिए उस आदिम युग में जिनके पास ज्यादा बल थे वो दलनायक, दलपति ज्यादा स्त्रियों को भोग करती, और जो तथाकथित दुर्बल व्यक्तियां थे उन दलों में, उन आदिम युगों में उनके पास लड़कियां नहीं रहती थी, ज्यादातर लड़कियां नहीं मिलती थी, मिलती थी भी ऐसी कि उसको पसंद नहीं आता था। इस दुविधा को दूर करने के लिए धीरे धीरे समाज में कम्युनिज्म आने लगा। कम्युनिज्म कोई नई बात नहीं है, पुराने दिन से कम्युनिज्म चला आ रहा है समाज में। उसको ही और ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए मार्क्स ने कदम उठाया। परंतु कम्युनिज्म बहुत पुराने दिन से समाज में चल रहा है। जब एक दलपति ज्यादातर दल के स्त्रियों को, कन्याओं को भोग लेती थी, तब जाकर जो दुर्बल लोग थे वो एकत्रित हुए। उनको लगा कि हम तो भाई ना घाट के ना घर के, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, सब बलवान ही भोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। धीरे धीरे जितना सभ्यता विकसित हुआ उतनी ही ये व्यवस्था बिल्कुल असंगत, बिल्कुल सही नहीं है ऐसा मालूम। तब जाकर लोगों ने ठीक किया कि जो भी हो जाए स्त्रियों को सही में सब में बांट देना होगा। सबको लगभग एक स्त्री मिल जाए, एक स्त्री धन मिल जाए, फिर जाकर जो दलपति है, जो शक्तिशाली है, वो 2-3 ले सकते हैं, तब कोई अड़चन नहीं है। लेकिन पहले सबको एक एक मिल जाए। इतिहास के पन्नों खोलो और ढूंढो, यही सत्य है। पुरुष तांत्रिक समाज तब से बन रहा है मनुष्यों के लिए, और स्त्रियां उनके काम के लिए, उनके भोग के लिए व्यवहित होती थी। और तब समाज मोनोगैमिक नहीं था, तब पॉलीगैमिक बिल्कुल समाज में प्रचलित था। इसका भी बहुत सारा तथ्य मिलता है और स्वाभाविक भी। तथ्य ना भी मिले फिर भी ये स्वाभाविक है। मनुष्य तब मनुष्य नहीं था, पशुपत था, और पशुओं में ये पॉलीगैमी ज्यादातर स्वाभाविक है। वहां पर कोई विवाह नहीं चलता। विवाह तो मनुष्य का इजाद है। फिर जाकर धीरे धीरे सब में एक स्त्रियां बांटी गई। फिर जाकर जिनके पास ज्यादा धन, ज्यादा क्षमता था, वो एक से ज्यादा 10-20 स्त्रियों को अपने साथ ले लेते थे। परंतु कोशिश समाज का यही रहता था कि सबको एक मिल जाए। इसीलिए स्त्रियों को धीरे धीरे समाज में जब धन आया तब स्त्रियों को धन के रूप में व्यवहित किया जाने लगा। इसके लिए तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारे पूर्व साहित्य में तुम स्त्री धन शब्द को हर जगह में देख पाओगे। स्त्री को धन के हिसाब से व्यवहित किया जाता था। और धीरे धीरे यही प्रथा, यही प्रक्रिया विवाह का रूप ले लिया। सबको एक एक मिल जाए, यही विवाह हो गया। इसका आधारशिला प्रेम नहीं था, इसका आधारशिला था भोग, पुरुषतांत्रिक समाज का भोग। पुरुष समाज में प्रधान थे, उनके सहायता के लिए स्त्रियों को खरीदा जा सकता था। और धीरे धीरे जब धन का प्रचलन हो गया तब स्त्रियां लोग बेचने भी लगी। परंतु सबको वंचना ना मिले, सबको कुछ कुछ मिले, इसके लिए मैरिज, विवाह धीरे धीरे प्रचलित होने लगा। इसी कारण से अभी भी तुम समझ सकते हो पति को स्वामी, पतिदेव ये सब क्यों बोला जाता है। स्वामी थे वो, मालिक थे औरत का, और औरत दासी, वो दासी थी, इसीलिए देवदासी, इसीलिए प्रेमदासी, इसीलिए भोगदासी। सब इतिहास, तुम अपना इतिहास को खोलो और देख पाओ तो देखो, स्त्रियों के ऊपर कदम रख के ही ये पुरुषतांत्रिक समाज विकसित हुआ है।
स्त्रियों को भोगा गया, स्त्रियों को व्यवहार किया गया। प्रेम तो धीरे धीरे विकसित हुआ, प्रेम पहले उस तरह से नहीं था। प्रेम करुणा उस तरह से नहीं था जिस तरह से आज हम समाज में प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। प्रेम बिल्कुल वाइल्ड था, वन्य था। प्रेम की वो एक अलग परिभाषा थी। आज के समाज में जिस प्रेम को हम प्रेम कहते हैं वैसा कोई प्रेम नहीं था। और जो मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम है, जिसके द्वारा समाज की नींव रची जा सकती है, उस प्रेम को अगर समाज का आधारशिला बनाना है तो विवाह, जो पुरुषतांत्रिक समाज का विवाह है, वो कभी समाज का आधार नहीं बन सकता। अगर प्रेम को समाज का आधार बनाना है तो प्रेम के द्वारा ही नई संबंध बनानी होगी। और वही पुरानी प्रथा, समझौता का प्रथा में चला है। सब अपने अपने लड़कियां देने लगे इस कारण से, क्योंकि लड़कियों को देना ही है, नहीं तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो दलपति है, जिनके पास ज्यादा धन है, वो भोग कर लेंगे, वो बिना पैसे में खरीद लेंगे। इसके लिए उनको बांटा गया। पिता अपने कन्या को दान कर देते थे, पैसों के बदले या फिर पैसे देकर। ये धीरे धीरे एक एक कल्चर में, एक एक संस्कृति में रास्ता लेता चला गया। उसी विवाह के ऊपर, उसी विवाह के आधार के ऊपर खड़ा होकर लड़कियां, पत्नियां, स्त्रियां आज अगर कहे कि हमें समान अधिकार चाहिए तो ये बिल्कुल नासमझी होगी। जो प्रथा स्त्रियों को खरीदने के लिए, अपमान करने के लिए, भोग करने के लिए बनाया गया था, तुम उसी प्रथा की शरण में जाकर कहते हो कृपया मुझे ये दे दीजिए, ये भी मूर्खता की बातें होगी। अगर स्त्रियों को समान अधिकार ही चाहिए तो विवाह परित्याग करना होगा, समाज में प्रेम विकसित करना होगा। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो अपने प्रेमी और प्रेमिक के साथ एक साथ रहो। वहां कोई समझौता नहीं, वहां कोई पुराने रीति रिवाज, तुम्हें यही करना है, यही नियम है विवाह का, ये सब नहीं चलेगा। घर वाले बोलेंगे हमारे बहू का ये नियम है, हमारे बेटे का ये नियम है, ये सब पुरानी बातें छोड़नी पड़ेगी। इन्हीं बातों में और कोई सार बचा नहीं है और ना ही रहने वाला है, क्योंकि समाज बदला है। अभी इंडिविजुअलिज्म, स्त्री अलग पुरुष अलग तरह से बन रहे हैं। स्त्रियों को अभी स्वतंत्र व्यक्तित्व माना जा रहा है, वो अभी गुलाम नहीं है। अगर वो गुलाम नहीं है, वो अपने आप को बेचना नहीं चाहते, फिर वो पुराना दासी प्रथा जो विवाह के नाम से प्रचलित है, उस दासी प्रथा को फिर से मान्यता क्यों देना है? ये डर छोड़ना पड़ेगा। समाज को विवाह का नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसी दासी प्रथा को, उसी बेच देने वाले प्रथा जो हर देश में, हर समाज में दूसरे दूसरे नाम से विकसित हुआ, उसी को तो अपने पीठ में आगे लेते चलोगे। कितना दिन इसको बढ़ाओगे? ये सब हटाओ। प्रेम को आधारशिला बनाकर संपर्क तैयार करो और उसको नया नाम दो। प्रेम का ही नाम, संस्कृति का ही नाम दो, कुछ भी नाम दो, उससे कुछ आता जाता नहीं। नाम कुछ भी रहे, परंतु वो समझौता ना रहेगा, वो पुराने समझौता, वो पुराने नियम नहीं रहेंगे। यहां दोनों का समान अधिकार रहेगा, क्योंकि ये विवाह नहीं कि तुम कहोगे कि पत्नी को यह कहना करना पड़ेगा, हम देखते आ रहे यही नियम है, और पत्नी भी बेचारा सोचेगा हाँ तो यही नियम है, सही है, परंतु पत्नी को पता नहीं है कि विवाह क्या था। विवाह तो एक दासी प्रथा थी और कुछ नहीं था। और ये दासी प्रथा ही अगर था तो इस दासी प्रथा में अपने आप को मान्यता देकर समान अधिकार क्यों ढूंढना?
अगर किसी के साथ रहना है, समझौता करके रहना है, तो विवाह सही है। फिर भी वो समझौता नहीं है, क्योंकि समझौता तब होता है जब सारे रीति रिवाज दोनों को पता रहता है। विवाह करने के बाद नए नए रीति रिवाज शुरू होता है कि मेरे घर में ये नियम था, विवाह में ये नियम होता है, हमारे संसद में, हमारे घर वालों में ये, हमारे जाति में ये नियम चलता है, तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। ये सब स्वाधीनता, स्वतंत्रता छीनने की कोशिश विवाह करते आ रहा है। और उसका अपना कारण है, क्योंकि वो पुराना एक प्रथा है, वो अपने आप को ऐसे नहीं तोड़ेगा। और उसको तुम धीरे धीरे मॉडिफाई करके यहां तक लाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन सार क्या